हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनटीए के द्वारा अब एग्जाम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो नेट पेपर फर्स्ट आ रहा है आपका, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से इस तरह के न्यू कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं जो आपको बुक्स में जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, फ्लिप क्लासरूम क्या है, या सिंक्रोनस एसिंक्रोनस टीचिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं, और आपकी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े होंगे। और अगर आप फर्स्ट एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम देंगे, बिगनर्स हैं, तो उनको तो ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम होने में बहुत समय है। दिसंबर में होगा और फिर उसके बाद अगला अटेम्प्ट आपको जून 2024 में ही मिलेगा। ठीक है, तो पूरी तैयारी अच्छे से करिए और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर से समझिए, क्योंकि कोई देखिए टॉपिक तो वही रहते हैं, सिलेबस हमारा वही है, टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है और उन्हीं में से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉम्पिटेंसीज क्या चीज़ होती है। ठीक है, अभी ये एनटीए के द्वारा न्यू पैटर्न पे आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ के रहिए, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो देखिए 1924 में सिडनी प्रेसी, ये एक यहाँ पर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन का निर्माण किया, जिससे पहले एलएमएस क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका विकास हुआ। ठीक है, ये इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है, सॉफ्टवेयर का एक पीस है। ठीक है, और एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, मतलब एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा उपकरण के रूप में, ठीक है, ये कह रहा है कि ये किस मोड में, डिस्टेंस लर्निंग टूल के रूप में। ठीक है, एक तो ये देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए इस पॉइंट को, कि डिस्टेंस मोड के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग मोड में टूल्स के रूप में ऑनलाइन शिक्षण और सीखने को यहाँ पर सक्षम करना है। ठीक है, ये शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जो ट्रेनर है अपने पाठ्यक्रम को ऑनलाइन जो है अपना जो भी उनका कंटेंट है वो ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रेनर होता है छात्रों के लिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, क्विज और आपका यहाँ पर मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स एंड चैट रूम, ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्टर हैं वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, क्विज हो सकता है, यहाँ पर मटेरियल्स हैं, शिक्षण सामग्री और चैट रूम, ये सारी चीज़ें वो इंस्ट्रक्टर यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अधिकतर प्रणालियों को स्मार्टफोन के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक शिक्षण प्रबंधन टूल है जो ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी है और ट्रेनिंग के लिए भी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसके अंतर्गत अब यहाँ पर देखिए ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, तो लर्निंग मटेरियल्स और उसके बाद एग्ज़ाम्स, वीडियो ऑडियो फाइल्स, ग्रेडिंग टूल और अन्य शिक्षण संसाधन शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें पूरी चीज़ें, पूरे टूल्स यहाँ पर होते हैं। तो इसमें देखा आपने, और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपका आया है कि इसमें क्या ऑडियो फाइल है, वीडियो है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभागों को उनके शिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण और विकास के साथ सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, लर्निंग और डेवलपमेंट से संबंधित होता है, और जो यहाँ लर्नर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम यहाँ पर करता है, ताकि मतलब ये आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियली भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, ट्रेन करने के लिए जो वहाँ के वर्कर्स हैं, मतलब एजुकेशन फील्ड में तो आप करेंगे ही करेंगे, और ये इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जा सकता है, ताकि वे कंपनी के विकास सफलता को जारी रख सके और यहाँ पर क्या है कि रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है, कुछ टूल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैक्षिक संस्थानों द्वारा क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो एलएमएस में देखिए कौन कौन से ऐसी वेबसाइट्स और क्या इसके कौन कौन से टूल्स हैं, तो मूडल, ब्लैक बोर्ड, लर्न, स्कूलोजी। ठीक है, लोकप्रिय एंटरप्राइज स्तरीय में जो पॉपुलर एंटरप्राइजेस लेवल पे ये है आपका एलएमएस में
एडोब कैप्टिवेट प्राइम, ठीक है, डोसेबो LMS, टैलेंट LMS, आई स्प्रिंग लर्न और इनफ्रंट, ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने देखा ये कुछ टूल्स हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए LMS और LCMS क्या फ़र्क है ना। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि ये अब आपने LMS पढ़ रखा है लेकिन मान लीजिए LCMS दे दिया, तो यहाँ थोड़ा ही डिफरेंस होता है, इसको जानिए। LMS क्या है? LMS शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, मतलब यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शिक्षा वितरण, है ना, एजुकेशन डिलीवरी, गाइडेंस एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारा यहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। LMS प्रशिक्षण शैक्षिक रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर से लेके इंटरनेट पर, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग से लेके और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर से लेके इंटरनेट पर पाठ्यक्रम का वितरण करने वाले, ऑनलाइन सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एजुकेशनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट और मतलब यहाँ पर क्या है, कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। तो इंटरनेट पर पाठ्यक्रम का वितरण किया जाता है ऑनलाइन जो है कॉपरेशन, मतलब ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के ही रूप में यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि आपको कंटेंट भी मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग, शिक्षा वितरण, मतलब जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग और आपका गाइडेंस एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और LCMS क्या है? ये लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ई शिक्षा सामग्री, मतलब कोर्स, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स और आपका यहाँ पर पुनर्प्रयोग योग्य वस्तुएं, मतलब कोर्सेज और रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स, संलेखन, ऑथरिंग, एडिटिंग एंड कैटलॉगिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जो LCMS है ये आपका ई शिक्षा सामग्री को मतलब पुनः प्रयोग योग्य वस्तुएं, तो यहाँ पर ये करता क्या है? ऑथरिंग का काम करेगा, एडिटिंग का काम और कैटलॉग, इसके ये सब काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। एक LCMS मतलब लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम केवल LMS पर होस्ट किए जाने वाली सामग्रियों के निर्माण एवं प्रकाशन के लिए समर्पित हो सकता है, ठीक है। इसका काम ही वही है कि जो आपका कंटेंट से संबंधित चीज़ होगा वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। LMS पे तो बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं लेकिन यहाँ पर कंटेंट वाला काम किया जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से ये कह रहा है कि LCMS में भी डेडिकेटेड सोलिली टू द क्रिएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट टू बी होस्टेड ऑन द LMS पर जो भी चीज़ कंटेंट पब्लिक करनी है, क्रिएट करनी है, वो यहाँ पर LCMS के द्वारा चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग ई लर्निंग के बारे में जानेंगे क्योंकि आपके जो ई लर्निंग से सवाल बनते हैं वो काफ़ी बनते हैं। जैसे कि इसमें यही सारे टर्म्स आएंगे आपके कि आपका कॉम्पिटेंसीज क्या है, ठीक है, और उसके अलावा ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, फ्लिप क्लासरूम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब और भी इसके अलावा टर्म्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सपोर्टेड एजुकेशन और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। इज डिफाइंड एज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड लर्निंग एंड टीचिंग विच आर इंटरेक्टिव इन नेचर एंड विच एम एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। समझ में आ गया? मतलब जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य लर्नर के व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, अभ्यास और मतलब प्रैक्टिस और नॉलेज के रेफरेंस में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है, ठीक है। तो रोजनबर्ग यहाँ पर एक शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने ई लर्निंग शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा, ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऐसे उपयोग से है जिनसे विविध प्रकार के रास्ते खुलें और जिनके द्वारा ज्ञान कार्य क्षमताओं में यहाँ पर वृद्धि की जा सके, मतलब नॉलेज और परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई लर्निंग का कंसेप्ट, ये तो आपको सभी को पता होगा। अब इसमें कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? तो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कंप्यूटर एडेड असेसमेंट, ईमेलिंग एंड चैटिंग होती है, एनिमेशन, सिमुलेशन, वीडियो ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपके ईमेल से संबंधित हैं। ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें यूज़ होती हैं, जिसमें अब आपने देखा बाकी चीज़ें आप जान रहे हैं क्योंकि आप ICT में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखिए यहीं से जब क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं ना कि ICT का था कि टेक्नो का मतलब टीचिंग का था, मुझे समझ में नहीं आया, तो ऐसे ही चीज़ें क्या है मर्ज करके पूछी जाती हैं, है ना।
इंटीग्रेट करके पूछी जाती हैं कि टीचिंग आईसीटी के साथ संबंधित है, आईसीटी टीचिंग से, टीचिंग का कम्युनिकेशन के साथ भी संबंध है ना, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए सिमुलेशन, सिमुलेशन थोड़ा सा नया शब्द होगा आपके लिए। सिमुलेशन मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सिमुलेशन जिसको अनुकरण कहते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, रोल प्ले करना, मतलब नकल करना, ठीक है। किसी आर्टिफिशियल जो कोई सिचुएशन आपको दे दी जाए तो वहाँ पर जैसा शिक्षण करना है वैसा ही सिमुलेशन कहलाता है। कृत्रिम परिस्थिति में बिल्कुल जो एक्चुअल है ना, जैसी एक्चुअल प्रेजेंटेशन जैसी होगी वो आपको क्या है, आर्टिफिशियल वाले में करनी है, ठीक है। यही हो जाती है सिमुलेशन। सिमुलेशन एक टीचिंग कॉन्सेप्ट भी है, तो यह आपका बहुत पूछा जाता है। सिमुलेशन या मतलब आपका ऐसे दो जो है टीचिंग लर्निंग ऐसे दो करके पूछ ली जाती हैं कि दो मेथड्स में कौन कौन सी हैं, इस तरह से, है ना। तो शिक्षण में अनुरूपण का क्या अर्थ होता है, मतलब टीचिंग में सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि मॉडलिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रोल प्ले, मॉडलिंग, कुछ भी आप कह सकते हो। तो मॉडलिंग में क्या है, छात्रों को केवल परिस्थिति का ज्ञान कराया जाता है, जिसके बाद उसका क्या है कि कन्वर्सेशन और डिस्कशन के बाद, है ना, वार्तालाप और क्या कहते हैं, चर्चा के माध्यम से, मतलब कन्वर्सेशन और डिस्कशन के माध्यम से उसको कंटेंट को फिर आगे बढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट मैटर आगे क्या होगा, ठीक है। तो सिमुलेशन मतलब समझ में आ गया, क्योंकि टीचिंग मेथड्स में मैंने देखा काफ़ी सवाल सिमुलेशन से भी पूछे हैं। अब कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज होंगी ई लर्निंग के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपके अधिकतर चीज़ें ये पूछी जाती हैं। देखिए, अगर आपको ना दिख रहा हो ना तो इसको जो है जूम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेब पेज, वेबलॉग, और या जिसको ये ब्लॉग्स कह सकते हैं, ठीक है, विकीज, डिस्कशन बोर्ड, इससे संबंधित सवाल भी आपका पूछा गया था कि ये किस में आता है, एसिंक्रोनस में आता है, सिंक्रोनस में आता है, किस में आता है ना। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आईसीटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ भी समझिए क्योंकि टीचिंग से ही संबंधित है। तो कौन कौन सी कम्युनिकेशन, अब आप इसको कम्युनिकेशन से भी कह सकते हो, कम्युनिकेशन से भी है और आपका आईसीटी से भी संबंध बनता है इसका, साथ ही टीचिंग में भी है ना। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, एग्जाम में इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक नहीं करते हैं लोग और देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, तो आप लोग अभी लाइक कर दीजिए, है ना। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो टीचर और लर्नर है दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस मतलब एक साथ यहाँ पर एट ए टाइम ज़रूरी नहीं है उपस्थित होना। तो अध्ययन सामग्री पहले से ही, जैसे कि वेब पेज है, वेब ब्लॉग्स जिसको बोलते हैं, ब्लॉग्स है ना, आप लोग देखते भी हैं आजकल यूट्यूब पे ब्लॉग्स, और ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं, यूट्यूब ब्लॉग्स ये सब, और विकीज, डिस्कशन बोर्ड, और उसके अलावा रिकॉर्डेड CD रोम और DVD, ये सारी चीज़ें क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं। आप जैसे भी आपको सुविधा लगती है आप जो है इनको देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर जो लर्नर है किसी भी समय अपनी सुविधा और गति के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है और दिए हुए कार्य को पूरा करके ईमेल के द्वारा टीचर को मतलब टीचर को भेज सकता है, ठीक है, सेंड कर सकता है। तो अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार उसकी जांच कर विद्यार्थी को अध्ययन हेतु आगे बढ़ाने के लिए कह सकता है। तो ये हो गया एसिंक्रोनस, जिसमें कि आपको क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे कि वीडियो अगर आप बाद में देखते हैं, अगर हम लाइव आते हैं तो लाइव में क्या होता है, चैटिंग होती है ना। और अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो एसिंक्रोनस, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने हो, है ना। सिंक्रोनस में क्या होता है, इस कम्युनिकेशन के अंतर्गत लर्नर और टीचर दोनों एक ही निश्चित समय विशेष में इंटरनेट पे ऑनलाइन सेटिंग या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ आवश्यक सूचनाओं और लर्निंग कंटेंट, इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है, ठीक है। और जो लर्नर हैं वो भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और टीचर भी क्या है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है और लर्नर को भी फीडबैक मिलता है ना। टीचर को ये समझ में आ रहा है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है, बाकायदा फीडबैक मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, फीडबैक बराबर मिल रहा है। और लर्नर्स जो हैं उनको भी फीडबैक मिलता है कि अगर उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो उनको शाबाशी मिलती है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये सिंक्रोनस आप जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, है ना, कौन कौन से मोड आते हैं जो कि एसिंक्रोनस में है, कौन से हैं जो इसमें आते हैं। तो आपको समझ में आ गया, सिंक्रोनस में जो आप क्या है एट ए टाइम वहाँ पर प्रेजेंट होके करते हैं, ठीक है। तो लाइव चैट जैसे यूट्यूब पे आप करते हैं ना, तो इस तरह से
ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्लिप क्लासरूम क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब फ्लिप क्लासरूम ये क्या है, एक जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लिप क्लासरूम जो आपका है ना, ये इंस्ट्रक्शन और ब्लेंडेड लर्निंग का एक प्रकार है। मतलब ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक इनोवेशन पर आधारित है ना। तो फ्लिप क्लासरूम शिक्षण में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, जिसमें जो ट्रेडिशनल जो आपका टीचिंग मेथड था, यहाँ पर पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा उल्टी होती है। उल्टी से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रेडिशनल में क्या होता था कि टीचर जब आएगा तो वो पढ़ाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर फ्लिप क्लासरूम में यहाँ पर इसका अपोजिट होता है। अब अपोजिट कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये दृष्टिकोण है छात्रों को पहले से ही अध्ययन सामग्री से परिचित कराने में मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि उसको थोड़ा वीडियो मतलब कोई भी जो कंटेंट है यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पहले से, है ना। तो जैसे कि छात्रों ने पहले ही विषय के बारे में जान लिया होगा, वहाँ पर उनको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो अपना पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से उन चीज़ों को वो पहले से समझ लेते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है कि आज हमें क्या पढ़ाया जाना है। तो वो कोई भी चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों या कुछ उनका जो है PDF के फॉर्म में है, इस तरह से वो अपना जो है जो टीचर है वो अपना दे सकता है अपनी चीज़ें। तो इस तरह से यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर देगा और वो अपना देख लेगा। तो लर्नर भी इसके बारे में पता रहता है कि अब मुझे क्या आज पढ़ाया जाना है, मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो कर सकता है ना। तो इसी तरह से छात्रों ने पहले ही विषय के बारे में जान लिया होता है और वास्तविक कक्षा समय का उपयोग विषय का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। अब जब क्लासरूम में टीचर आएगा तो उस बच्चों को तो पता है कि ये कंटेंट आज मिला था, हमको ये पढ़ना है, और हमें कहाँ पे नहीं पता है, वो जो है टीचर से फिर वो डिस्कशन करते हैं। शिक्षक जो टीचर है समूह चर्चा, जो ग्रुप डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से विषय की समझ को यहाँ पर डीप नॉलेज देने के लिए जो अब क्लासरूम का जो टाइम है ना उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब क्या होता था कि वैसे तो टाइम ज़्यादा लगता था, टीचर आएगा क्लास में, फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा उसको क्या है मतलब प्रीवियस नॉलेज, फिर अभी जो नॉलेज देना है, इस तरह से क्या था रिलेट करता था, तो टाइम ज़्यादा लग जाता था, है ना। तो उससे क्या होता था कि जो लर्नर्स हैं वो अपनी चीज़ें नहीं पूछ पाते थे क्योंकि टाइम ओवर हो जाता था। तो यहाँ पर इससे ये फ़ायदा होगा। तो एक इनोवेटिव टेक्निक है। अब छात्रों को कक्षा समय से पहले विषय पर विशिष्ट निर्देश दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, उसको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि वास्तविक कक्षा समय का उपयोग साथियों और फैकल्टी के साथ बातचीत के माध्यम से जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं और इसके जो मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो जब क्लास समाप्त हो जाती है तो छात्र अपने कक्षा के समय को देखते हैं और सीखने के बेहतर अनुभव के लिए प्राप्त फीडबैक पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चीज़ें मतलब समझ में आई, टीचर ने बोला हाँ ठीक है तुम लोग को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ऐसा फीडबैक मिलता है, तो फिर वो लोग आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लिप क्लासरूम है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दो टेक्निक यहाँ पर हो रही है, इंस्ट्रक्शन और ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग अभी आपको नहीं पता होगा, आगे मैं बताती हूँ, है ना। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया जा रहा है और एक इनोवेशन है। तो इनोवेशन को आप ऐसा समझिए कि ब्लेंडेड लर्निंग है ना। तो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, मॉडर्न और जो है आपकी ट्रेडिशनल दोनों का ही यहाँ पर मिला जुला रूप होता है। तो इस तरह से हम फ्लिप क्लासरूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके जो फीचर्स हुए वो क्या हुए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन भी हो रहा है क्योंकि बच्चों ने जैसे कंटेंट पढ़ लिया और उसके बाद फिर टीचर आके पूछता है कि इन लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं, जो भी उससे इंस्ट्रक्शन दिया था उसके आधार पे बच्चों ने किस तरह से काम किया, उनका फीडबैक क्या आया, है ना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हुई, ये सारे फीचर्स हैं इसके, है ना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हुई और कोलैबोरेटिव लर्निंग हुई, क्योंकि कोलैबोरेटिव कैसे, कोलैबोरेटिव आपका बहुत यहाँ सवाल बनते हैं और अगले उसमें हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब कोलैबोरेटिव में क्या होता है, सहयोगात्मक होता है। यहाँ पर जैसे बच्चे क्या है आपस में भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें समझ में आया तो आपस में अपने जो साथ के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग हुई, मतलब यहाँ पर सहयोगात्मक एक जो अप्रोच होता है ना। कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगात्मक, ठीक है, टीम वर्क में जो होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हुआ क्योंकि बच्चों ने जो भी चीज़ें पढ़ी उसके बाद जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आई उन्होंने वहाँ पर उसको फाइंड आउट करने की सोची, ठीक है, टीचर के सामने रखी। अब यहाँ पर जो लर्नर है ये काफ़ी एक्टिव मोड में है। अब उसको क्या है कि
इनोवेशन तरीके से पढ़ने के लिए दिया जा रहा है तो वो एक्टिव रहेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फायदे क्या होंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे, एडवांटेज, छात्रों का नियंत्रण अधिक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, तो ये कुछ हम मतलब इसको आप अपने आप भी सोच सकते हैं, जब आपने इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना तो ये चीज़ें आप अपने आप से भी सोच सकते हैं। और एनटीए यही चाहती है कि आपकी जो कॉग्निशन पावर है वो जो है और वो डेवलप हो, है ना। आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, इसी को कहते हैं एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। तो ये जो अभिक्षमता है ना आपकी वो और बढ़े, है ना, निखरे। और तो ये तो हो गया एडवांटेज कि वो लर्नर सेंटर अप्रोच है, यहाँ पर जो लर्नर है वो एक्टिव मोड पे है। डिसएडवांटेज क्या हुआ, अब क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर है ना वो डिजिटली मोड पे ज़्यादा जो है डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर वो हमेशा डिजिटली जो है काम करेगा। नेचुरली सीखने पर जोर नहीं दिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या है, टीचर ने अपने लेक्चर दे दिया, रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिए, अब वो उनको देख रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं पर फायदे हैं तो कुछ कहीं पर नुकसान भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फ्लिप क्लासरूम में अब जैसा क्वेश्चन बने आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अभी तक आपने लाइक अगर ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, हाँ देखिए अब ब्लेंडेड लर्निंग आ गई है ना, इसी को मिश्रित शिक्षा या ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ये कार्यक्रम है, शिक्षा कार्यक्रम है। कैसा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है। ठीक है, औपचारिक या अनौपचारिक, जो पारंपरिक कक्षा के तरीके, मतलब जो आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स था इनके तरीकों के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़ती है। ठीक है, तो ब्लेंडेड का मतलब क्या हुआ, मिश्रित, जो यहाँ पर आपके जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स था और फिर ऑनलाइन डिजिटल जो मेथड्स है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लाती है। समय, स्थान, पथ या गति के साथ, छात्र नियंत्रण के कुछ तत्वों के साथ शिक्षक और छात्र दोनों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। मतलब ये टाइम पे डिपेंड करता है, कैसा प्लेस है, क्या स्पीड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर दोनों की भौतिक उपस्थिति की, तो फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर रिक्वायर है। ठीक है, मिश्रित सीखने का उपयोग व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण सेटिंग में भी किया जाता है। मतलब अगर कहें तो ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है, परंपरागत मेथड के साथ आधुनिक ऑनलाइन पद्धतियों को समायोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि हाइब्रिड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग है, और आपका टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वही जो हमने फ्लिप क्लासरूम में पढ़ी थी, क्या आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पे टीचर ने दे दिया, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया, अपने पीडीएफ के फॉर्म में चीज़ें दे दी। तो इस तरह से यहाँ पर वेब इन्हांस इंस्ट्रक्शन है और मिक्स्ड मोड इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लेंडेड लर्निंग, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल कहीं भी हो सकता है, और ट्रेडिशनल प्लस आपका इसमें ऑनलाइन मोड पे यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब उसके बाद कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, शिक्षण में दक्षताएं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई एक क्वेश्चन आपके इस तरह से आए थे, और ये सारे कुछ नहीं, सारे आपके इफेक्टिव टीचिंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो दक्षताएं से मतलब क्या हुआ, शिक्षण योग्यताएं या दक्षताएं या कॉम्पिटेंसीज। ये योग्यताएं वे कौशल और ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल होने में सक्षम बनाते हैं। सक्षमता भी कह सकते हैं, दक्षता भी कह सकते हैं, एबिलिटीज़। ठीक है, या इसको हम टीचिंग मतलब एप्टीट्यूड में कहें तो कॉम्पिटेंसीज। ठीक, अब वर्ड इसीलिए मैंने आपको कहा ना, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें कोई कोई वर्ड ऐसे आते हैं जिनकी मीनिंग ही नहीं पता होती है, और प्रॉब्लम तब आती है जब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 2 सही हैं कि 3 सही हैं, वहाँ पर जब आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, योग्यताएं वे कौशल और ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल होने में सक्षम बनाते हैं। छात्रों के सीखने को अधिकतम करने के लिए शिक्षकों के पास विशेष रूप से जटिल वातावरण में दक्षताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेषज्ञता होनी चाहिए। ठीक है, अब मतलब इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि टीचर के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि जो टीचिंग है उसको और अच्छा बेहतर बनाया जाए, अपनी स्किल के माध्यम से, अपनी एबिलिटीज़ के माध्यम से, या उसके पास जो भी नॉलेज है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी, जो उसमें जो भी गुण है उसके पास, उनके माध्यम से वो अपनी सक्षमताओं को यहाँ पर टीचिंग में यूज़ करे उनका, और छात्रों के सीखने को जो उनका आउटकम आएगा ना वो काफ़ी
अधिक लेवल पे आए, ठीक है, लर्निंग जो उनकी हो रही है वो काफ़ी, उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिले। तो किस तरह से मिलेगा? इफेक्टिव टीचिंग के द्वारा। तो अब टीचर के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो क्योंकि उसकी इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब टीचर के पास भी जो है इफेक्टिव टीचर के मतलब टीचर के पास भी ऐसी क्वालिटीज़ हों, है ना। तो एक विषय विशेषज्ञ मतलब ज्ञाता, सब्जेक्ट का ज्ञाता होना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए जो अदर जो है रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, कौन सी स्किल होती हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसमें कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर उसको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का, अच्छी बात है, सभी को होता है, सबके पास होता है। लेकिन आप ही देखिए आप किस तरह से जज करते हैं। किसी टीचर की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, उसकी जो शब्दों का मतलब चयन अच्छा होता है, सरल होता है, बात समझने वाली होती है ना। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। फिर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ? क्या आर्ट से मतलब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिविटी से मतलब है कि कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छा बना देते हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि टीचर जो स्टूडेंट है उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक। तो ये क्रिएटिविटी है। लर्निंग, जैसा कि आपको पता ही है कि हर टीचर क्या होता है, उसका लर्निंग प्रोसेस तो आजीवन चलता है। अगर वो अध्यापक है तो हमेशा सीखने की उसमें एक ललक होनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल अप्रोच होना ही चाहिए, है ना। करिकुलम, ये तो होना ही चाहिए, है ना, पढ़ने का। पेशेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि अगर स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो एकदम चिढ़ गए, है ना, और बस हाइपर हो गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। अपना एक संगठन होना चाहिए, है ना। संगठन से मतलब यहाँ पर है कि आपकी क्वालिटी से ही संबंध है कि आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मैनेजिंग पावर अच्छी हो, स्किल अच्छी हो, सारी क्या जो है आपकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। कोलैबोरेशन, बिल्कुल टीम वर्क में काम आना होना चाहिए, अपनी जो स्टाफ है उनके साथ भी, और साथ ही स्टूडेंट को भी वो किस तरह से अपने साथ पार्टिसिपेट करवाते हैं, किस तरह से उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, यही होती है कोलैबोरेटिव, ठीक। एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एंथुसिज्म, फिर एथिक्स, बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर वो खुद डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे। लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट कोई बात कह रहा है तो टीचर को बिल्कुल सुनना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके इसी से सक्षमता से संबंधित होती हैं, ठीक। तो आप इस तरह से, और भी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ खास लिए हैं, और इसके बारे में हम क्वेश्चन जब और सॉल्व करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब आप कुछ क्वेश्चन देखिए कि आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, क्योंकि ये आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर है, कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी लेक्चर के वीडियो देखते सुनते हैं, ये किसका उदाहरण है ना। तो आपको पता लग रहा है ना कि पहले से कहाँ पे दिया जा रहा था, कौन सी क्लासरूम थी, तो ये फ्लिप क्लासरूम थी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए LMS के मामले में कौन से सही हैं, इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इसमें सही बैठ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया था ना कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और उसके बाद फिर LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूह वर्चुअली किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है आपका यहाँ पे LMS का उपयोग, यहाँ पर LMS क्या एक हार्डवेयर है, नहीं, है ना, सॉफ्टवेयर है। LMS का उपयोग क्या है, क्विज के लिए किया जा सकता है ना, इसीलिए आपको बताया था कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसके सही ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पर A, B और D, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोग कर लेते हैं तो इससे आपको पता लगता है, और ये सब आपके नेट के पेपर में पूछे गए हैं। 2021-22 में सारे क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको बताया था ना कौन कौन से टूल हैं, तो यहाँ पे टूल्स की यहाँ पे लिस्ट है, इसको देखिए। iSpring Learn, टैलेंट, LMS, Moodle, लिटमस, कैनवास से संबंधित क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था आपका, है ना, इस बार भी पूछा गया था। हालांकि मेरे को पेपर नहीं मिला है, लेकिन ऐसा लोगों ने, बच्चों ने कमेंट में बताया था, पूरा पेपर तो नहीं भेजा लेकिन ऐसा बताया था, और ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। तो कैनवास पे आया था स्कूलॉजी, एडमोडो, लर्न डैश, ठीक है, ये हो गया। और देखिए यहाँ पर एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता, यही कॉम्पिटेंसीज से बात हो गई कि कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं। बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। अब क्वेश्चन को समझिए कि क्या चीज कहना चाह रहा है। एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता
उसकी जो योग्यताएं हैं ना, उनकी जो सक्षमता है, इसके संदर्भ में से किसी अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय, मतलब ये कि जो पुराना जो ट्रेडिशन था कि मतलब ऐसा मिथ कि ऐसा विश्वास कि उसको बस यही चीज़ें फॉलो करनी है, बस आए पढ़ाए और चले गए, इसके बजाय प्रैक्टिकली इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव कह रहा है, बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी, उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो जो पुरानी धारणाएं हैं या एटीट्यूड है उनसे हट के वो इफेक्टिव वे में गिना जाए, है ना। तो इसमें आपको बताया था ना कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी। तो इसमें यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेटिंग की होनी चाहिए। उसके बाद आपका मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टीचर एंथुसिज्म, और उसके बाद है यहाँ पर इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, है ना। तो अब आपको 3 के ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्यवहारगत कहा जाएगा, तो व्यवहार प्रैक्टिकली की बात कह रहा है। तो आपको शिक्षक का उत्साह, तो वो तो पर्सनली हो गया, होनी तो चाहिए वो क्वालिटी, है ना, इफेक्टिव टीचर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कहिए इसीलिए कह रहा है कि व्यवहारगत, है ना, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको इफेक्टिव टीचर के लिए बनाएंगी व्यवहारगत, है ना, अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय। तो यहाँ पे ये तो एटीट्यूड में आ गया ना आपका, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, बात को समझिए। एंथुसिज्म है, उसका प्रॉपर्टी है, लेकिन एटीट्यूड में नहीं है, ठीक है। एटीट्यूड की बात है कि इसके बजाय व्यवहारगत, तो ये आपका इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि एलिमिनेट हम क्यों कर रहे हैं, है ना, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका, तो ये देख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को विद्यार्थियों से कैसे निपटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या चीज़ उसको करनी चाहिए, मतलब क्या बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, अलाउ स्टूडेंट्स टू व्हाट दे वांट टू डू, मतलब कुछ भी करने के लिए उनको दे देनी चाहिए परमिशन, नहीं, है ना, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद कक्षा में अनुशासनहीनता करने के लिए उनके बारे में शिकायत करनी चाहिए, ये भी नहीं। ये क्या है, डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आपका किससे, इफेक्टिव डिसिप्लिन से संबंधित है, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल आपके ऐसे पूछे जाते हैं जो कि कहीं आपके ऐसे टॉपिक में मेंशन नहीं है, कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सवाल आपके बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने कमेंट में बताया करिए, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले। हमने इतना फीडबैक पढ़ा तो फीडबैक मुझे भी मिलना चाहिए, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आपकी सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही कवर कराऊंगी विद PYQs, है ना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।